ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे होगा वो समझो। यहाँ पे जो करंट है, करंट का सेंस ऑब्जर्व करो। करंट का अगर सेंस देखा जाए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ये जो लूप हम बनाए हैं ये इस वाले बोर्ड के प्लेन में नहीं है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है, इस वाले प्लेन में है। तो अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन में जो हम करंट दिखाएं वो ऐसे है, ठीक है। करंट कैसे दिखाएं? ऐसे, ठीक है। अगर करंट ऐसे है तो राइट हैंड के फिंगर्स को वैसे ही घुमा दो और थंब स्ट्रेच कर दो। राइट हैंड के फिंगर्स को वैसे घुमा दो और थंब स्ट्रेच कर दो। जिधर थंब जाएगा उस साइड में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सिस पे इधर साइड में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और एक्सिस पे एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे होगा, इवन सेंटर पे भी लेफ्ट होगा, एवरीवेयर किधर होगा? लेफ्ट ही होगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल है। रजत, आवाज आ रही है मेरी? कोई लैग हो रहा है क्या? क्या क्या वीडियो? ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, अब दिक्कत होगा तो तुम लोग को मारेंगे यहीं से, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये हुआ कि हम लोग करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब जिधर जाएगा उस साइड में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कर्ल फिंगर्स किसका? राइट हैंड का, along I, ठीक है। और स्ट्रेच थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेच थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, ठीक है। अगर मान लो कि सर्कुलर आर्क रह जाए, सर्कुलर आर्क, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह का एक सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट I है, ठीक है। इसका रेडियस A है और बोला सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ये आर्क सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो तो उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था? तो म्यू नॉट I/2a, ठीक है। तो अगर मान लो कंप्लीट लूप होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2a। तो उस केस में कंप्लीट एंगल कितना बनाता है? 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। रेडियन में क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो θ/2 पाई, ठीक है। तो θ/2 पाई इंटू म्यू नॉट I/2a will be magnetic field at center of a circular arc, ठीक है। तो अगर करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क मिल जाए तब उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो मान लो कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I और इससे d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक करंट एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में क्या मिल जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंटीग्रेशन वेक्टर इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I है, इससे d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। सच दैट कि इसका जो एंड्स है इस पॉइंट पे एंगल्स θ1 और θ2 बनाना है। इधर से एंगल θ1 बना रहा है और इधर से एंगल θ2 बना रहा है, और d यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई म्यू नॉट I/4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2। रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अगर कोई स्ट्रेट वायर हो
जिसका फाइनाइट लेंथ हो उससे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है, सच दैट कि इधर एंगल θ1 हो इधर एंगल θ2 हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। ठीक है, ये था किसके कारण, अगर कोई फाइनाइट वायर हो, ठीक है, तो अगर कोई फाइनाइट वायर हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए तब क्या होगा, राइट, कौन बोले, ठीक, बहुत सुंदर। तो अगर मान लो इनफाइनाइट वायर हो जाए तो इनफाइनाइट वायर के केस में ये वाला कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी पे गया तो ये θ2 बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में अगर इन्फिनिटी पे गया तो θ1 बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 अल्टीमेटली कितना होगा, 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 एंड θ2 टेंड्स टू 90 डिग्री, तो उस केस में sin 90 प्लस sin 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे 4 है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ठीक है। और ये रिजल्ट बोर्ड में भी पढ़ना है, ये रिजल्ट बोर्ड में भी पढ़ना है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ठीक है। और लेकिन डिराइव इसको करना है दूसरे लॉ से, एक और लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्पेयर सर्किटल लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 लॉ था, कौन कौन सा, एक कूलम लॉ था और दूसरा क्या था, गॉस लॉ था। उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में 2 लॉ है, एक है बायो सावर्ट लॉ जो कि पढ़ लिए हम लोग, और दूसरा जो लॉ है वो क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ से, एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, उसको हम बाद में डिराइव करेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। ये था इनफाइनाइट वायर के लिए। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, एक तो पक्का 90 डिग्री होगा। जैसे मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर में भी स्पेशल केस पढ़ना है, कि मान लो कि एक वायर है, इस साइड में कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, और दूसरा साइड में एंड से डी डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ से डी डिस्टेंस पे, एंड से, ठीक है। तो एंड से डी डिस्टेंस पे ले रहे हैं और इसमें करंट क्या ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, ठीक है। कंचन नेक्स्ट क्लास से आगे बैठना है, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे करंट आई है, ठीक है, और एंड से डी डिस्टेंस पे हम लोग क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इस साइड में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इस साइड में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। देखो इधर वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, और इधर वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आया अभय, ठीक है। तो θ1 कितना है, 0 डिग्री, और θ2 क्या हो गया, तो टेंड्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अच्छा, इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, एग्जैक्टली इसका हाफ है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली हाफ है। तो अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये याद हो गया तो आगे में इसका यही है, ठीक है। अंतर में क्या है, साइन साइन है, sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। तो तीनों याद हो जाना चाहिए, लिखो इसको। नंबर 4 ये है कि ऑन द लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑन द लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सुभायु है आप यहाँ पे, ठीक है। ऑन द लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसके लाइन पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। सुभायु आप नहीं बोलिएगा, तो आप लोग बोलिए कोई क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं वो तो बता ही देंगे, बाकी लोग को थोड़ा सा ये रहे कि बाकी लोग इसमें डी का वैल्यू 0 पुट करेंगे इन जनरल, बाकी लोग क्या करेंगे, इसमें डी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो डी का 0 वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये तो डिराइव हुआ है कहाँ से, बायो सावर्ट लॉ से। तो बायो सावर्ट लॉ कुछ अलग ही चीज़ बोलते हैं। आज वीडियो देखिएगा बैठ करके, ठीक है, आधा घंटा का वीडियो, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें आप देखिएगा कि अगर लाइन पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैरिंग ए करेंट I। ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन, करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
तो BP, BQ, BR सब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो 4 रिजल्ट हम लिखे ये तो मैग्नीट्यूड था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था। अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हैं। जैसे मान लो इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके लिए बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिधर साइड में करंट है उस साइड में राइट हैंड का थंब रख दो। जिधर भी करंट है उस साइड में क्या करो, राइट हैंड का थंब रख दो और उसका फिंगर्स को कर्ल करो। जिधर फिंगर जाएगा उस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। सिमिलरली इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो थंब को ऊपर की तरफ रख दो, फिंगर कर्ल कर लो। फिंगर जिस साइड में जा रहा है उस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो इसमें कीप थंब ऑफ राइट हैंड, कीप थंब ऑफ राइट हैंड along आई। ठीक है, तो कर्ल्ड फिंगर्स जो होगा, कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वहां पे क्या कर देंगे, टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टैंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो टैंजेंट एट ए पॉइंट gives direction of magnetic field। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता रहे हैं, करंट का डायरेक्शन के लिए, करंट के डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए 2 चीज बताए हैं। क्या बताए हैं, मतलब 2 चीज ही लिए तो 2 ढंग से बताया गया है। थोड़ा केयरफुल रहो। देखो क्या चीज बता रहे हैं, मान लो अगर सर्कुलर लूप है या सर्कुलर आर्क है तो फिंगर करंट की तरफ होते हैं, राइट हैंड का फिंगर करंट की तरफ होते हैं और थंब क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर स्ट्रेट वायर हो तो उसमें थंब करंट की तरफ होते हैं, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। केयरफुल रहना, बाद में कंफ्यूज मत करना है, समझे। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, अगर सर्कुलर लूप रहे, ठीक है, और अगर स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो सर्कुलर लूप में फिंगर आई की तरफ होते हैं और थंब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर हो तो स्ट्रेट वायर में थंब किधर होता है, आई की तरफ, और फिंगर्स क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली राइट हैंड का है ना। ऐसे थोड़ा सा सिंपल फंडा ये बताते हैं, सर्कुलर में घुमा हुआ है, क्या घुमा हुआ, करंट, तो करंट की तरफ फिंगर घुमा दो, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर में क्या है, स्ट्रेट है, क्या स्ट्रेट है, करंट, तो थंब स्ट्रेट कर दो। ठीक है, और फिंगर क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड। रटने का भी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि देयर आर 2 करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स। इसमें करंट आई है, ठीक है, इसका रेडियस है 3a, एक्सिस से 4a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, और एक दूसरा सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर इस वाले पॉइंट से 4a डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इसका भी रेडियस 3a है, करंट इसमें भी आई है। ठीक है, बताना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्या बताना है हमें कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे 2 सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, इस लूप का नाम दे दिए लूप 1 और इस लूप का नाम दे दिए लूप 2। ठीक है, तो इस लूप 1 के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड की फिंगर्स को वैसे कर्ल कर लेंगे और थंब स्ट्रेच कर देंगे। तो जिधर थंब है उस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जी अब है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण किधर होगा,
लेफ्ट होगा, तो B1 लेफ्ट हुआ, ठीक है। रजत 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, और आप लोग भी सोचिए 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, ठीक है। 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा। 2 में करंट ऐसे जा रहा है, 2 में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि अंदर इसमें कौन है, ये वाला अंदर है कि ये वाला अंदर है, मतलब ऊपर वाला अंदर है या नीचे वाला अंदर है? हाँ, इसमें कंफ्यूजन है आपको कि अंदर कौन है बाहर कौन है, इसमें क्लियर है, ठीक है। हम दोनों को क्लियर करते हैं। देखो इन जनरल इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस, और जेड इधर लेते हैं ना। जिधर जेड किधर होता है, बाहर या अंदर? बाहर, जेड बाहर होता है, ठीक है। बाहर की तरफ कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, तो ये वाला पक्का बाहर हुआ। बाहर में करंट ऊपर की तरफ है, बाहर में करंट ऊपर की तरफ है, बाहर में करंट ऊपर की तरफ है, अंदर में करंट नीचे की तरफ, तो ऐसे हुआ ना। अब क्लियर हुआ है? और अगर ऐसे हो गया तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इधर एक्स मान लो, इधर वाई मान लो, तो जेड किधर होगा, इस साइड में, इसका बाहर वाला इधर हुआ, ठीक है। बाहर इधर हुआ, अंदर की तरफ करंट इधर जा रहा है, बाहर की तरफ इधर जा रहा है, अंदर मतलब ऐसे जा रहा है करंट। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? इक्वल होगा। करंट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। ये एक हटा दें, एक्स वाई जेड 2 एक्सिस के लिए हम बनाए थे, ठीक है। चलो कोई नहीं, रहने दो। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। a मतलब रेडियस, x मतलब डिस्टेंस। रेडियस कितना है, 3a है, तो जहां a है वहां पे क्या लिखो, 3a, ठीक है। तो जहां भी a है वहां पे 3a लिख दो, और x की जगह पे क्या लिखोगे, 4a, और पावर 3/2। तो न्यूमरेटर में 9a स्क्वायर हो गया, मतलब 9 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ऐसे 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना मिलेगा, 25a स्क्वायर। 25a स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर, और पावर 3/2 है, तो होल स्क्वायर और 2 गया, तो 5a का क्यूब मिला, मतलब 125a क्यूब, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिला, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 250a, ठीक है। ठीक है, ये B1 B2 दोनों मिला, लेकिन हमें चाहिए क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 का वेक्टर सम, वेक्टर सम, वेक्टर सम मतलब इधर होगा, तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। B1 B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, तो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, ठीक है। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो B1 B2 तो दोनों बराबर है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2 टाइम्स B1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, √2x, तो √2 टाइम्स B1, तो √2, और B1 का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो 9√2 म्यू नॉट आई अपॉन 250a, ठीक है। और डायरेक्शन डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि इस तरह का एक सर्कुलर आर्क है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। सेंटर पे एंगल थीटा है, करंट आई है, मतलब एक ही करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हाँ बता रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस
is also A and this distance is also A। ठीक है, सबसे पहला काम ये कीजिए कि इसको 5 पार्ट में बांट दीजिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 5 में से 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। 5 में से 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। किसके किसके कारण? 2 और 4 के कारण। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के लाइन पे है ये। 2 और 4 स्ट्रेट वायर है। 2 के लाइन पे पॉइंट P है और 4 के लाइन पे पॉइंट P है, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो B2 इक्वल टू B4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रह गया कि 1, 3 और 5 के कारण क्या होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले 5 के कारण निकालते हैं। तो सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है? θ/2π इंटू μ0I/2a। ठीक है, तो 5 के कारण एग्जैक्टली यही चीज होगा या इसमें कुछ चेंजेज होगा? एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि थीटा तो थीटा ही है, आई है और ए ही है। ठीक है, ए यहाँ पे रेडियस होता है, तो रेडियस यहाँ पे रेडियस ही है, रेडियस यहाँ पे ए है। ये B5 हुआ, तो B3 क्या होगा? B3 में क्या चेंज है? बस 2a की जगह पे क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हाँ, मतलब a जो है वो 2a हो गया है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो θ/2π इंटू μ0I/4a। और B1 क्या होगा? μ0I/ क्या यहाँ पे क्या होगा? 6a हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस 3a है। हाँ, लेकिन एक और चीज, 5 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? 5 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ होगा। 5 में करंट ऐसे जा रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, तो 5 के कारण इनवर्ड होगा। ठीक है, 3 के कारण किधर होगा? आउटवर्ड। 3 के कारण किधर होगा? आउटवर्ड होगा, क्योंकि 3 में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 1 के कारण किधर होगा? इनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, आउटवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। ऐसा कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लो, इनवर्ड को नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो हम इनवर्ड पॉजिटिव मान लिए और आउटवर्ड क्या मान लिए? नेगेटिव मान लिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहां पे? क्योंकि सिर्फ इनवर्ड और आउटवर्ड ही है, बाकी सब तो 0 है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनवर्ड पॉजिटिव मान लिए, तो B5 पॉजिटिव, B3 नेगेटिव और B1 पॉजिटिव। बाकी कोई दिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 है। तो सब में μ0I इंटू θ/2π कॉमन है, और देखा जाए तो 2a भी कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो निकाल लो। तो θ/2π μ0I/2a कॉमन निकालें। इसमें क्या बचा? 1। इसमें क्या बचा? 1/2। इसमें क्या बचा? 1/3। एलसीएम 6 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 6 माइनस 3 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो 5/6। ठीक है, तो 5 θ μ0I 6 4 जा 24 πa। अच्छा, ये पॉजिटिव आया, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिए हुए है कि 2 लॉन्ग वायर है, एक में करंट है 10 एम्पियर और दूसरा में करंट है 20 एम्पियर। लॉन्ग वायर है, ये दोनों क्या है? लॉन्ग वायर। ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, तो 2 लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, चलो इस पॉइंट का नाम दे दिए P। ठीक है, चलो इस करंट का नाम दे दिए 1 और इस करंट का नाम दे दिए 2। ठीक है, तो पहले 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर क्या करते हैं? 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या होता है जी हसन, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है, लॉन्ग वायर के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है। तो 1 के लिए I1 लिख दिए, D1 लिख दिए, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर -7। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 का पावर -7 है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 2 × 10 का पावर -7 होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू हो गया 2 × 10 का पावर -7, ठीक है। I1 इज 10 एम्पियर, 2 पाई यूज हो चुका है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यूज हो चुका है। D1 कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 10 का पावर -2, ठीक है। 5 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 और 10 की पावर -2 और इधर है 10 का पावर -7, 10 का पावर -5, तो 4 × 10 का पावर -5 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन। अच्छा सुजीत, लॉन्ग वायर के लिए करंट के डायरेक्शन में क्या रखिएगा, फिंगर रखिएगा कि थंब रखिएगा, थंब रखेंगे। करंट के डायरेक्शन में क्या रखेंगे, थंब। करंट किधर है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ थंब रखो, राइट हैंड का थंब किधर रखो, अंदर की तरफ, और फिंगर कर्ल करो, तो फिंगर क्लॉकवाइज सेंस में घूम गया, फिंगर क्लॉकवाइज सेंस में घूमा, ठीक है, मतलब ऐसे घूमा, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1 के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ, इसका नाम दे दिए B1, ठीक है। किधर हुआ सबको, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ और पॉइंट P1 के राइट साइड में है, तो टेंजेंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ, तो इसलिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो B1 डाउनवर्ड हो गया। चलो अब इसके बाद B2 निकालते हैं। B2 के लिए भी फॉर्मूला यही होगा। अब हम तुमसे ये बोले थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बिना किसी कैलकुलेशन के, इस रिजल्ट को देख करके, इस रिजल्ट को देख करके बिना किसी कैलकुलेशन के तुरंत बता दो कि B2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है ना, बस चेंज क्या है, करेंट, करेंट इसका कितना है डबल, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डबल आ जाएगा, क्योंकि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ टेस्ला। सब तेज हो, मेरे पास बच्चा लोग जो पढ़ता है तेज बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो 8 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा, तो थंब किधर रखेंगे इस बार, बाहर की तरफ, ठीक है। थंब अगर बाहर की तरफ रखें तो फिंगर से ऐसे कर्ल हुआ, ठीक है। नहीं केयरफुल हो के, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के नहीं, ठीक है। करंट किस, करंट बाहर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो किस सेंस में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ पे टेंजेंट किधर जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो B2 किधर होगा, नीचे। हड़बड़ा के कभी आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो B2 किधर हो गया, डाउनवर्ड। तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 + B2, मतलब कि 12 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसको लिख सकते हो 1.2 × 10⁻⁴ टेस्ला, किधर, डाउनवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो यहां पे करंट है 10 एम्पियर और एक करंट यहां पे है 10 एम्पियर, दोनों जगह करंट सेम है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, this distance is also 10 centimeter and this distance is also 10 centimeter, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, चलो P लिखने हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। अरे अरे कुछ आवाज आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मान लो इस वायर का नाम दे दिए 1 और इस वायर का नाम दे दिए 2, ठीक है। माने इस 1 और 2 दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इस जगह पे इक्वल ही होगा। 1 और 2 दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो इक्वल ही होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि करंट सेम है और डिस्टेंस भी सेम, ठीक है।
वैसे ये डिस्टेंस कितना होगा? 10√2। पाइथागोरस थ्योरम, ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 10√2 होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि B1 B2 का डायरेक्शन किधर है, इस बार मजा आएगा। ठीक है, तो 1 में करेंट अंदर की तरफ है, थंब अंदर रख दिए, फिंगर कर्ल कर लिए। ठीक है, फिंगर कर्ल कर लिए तो इसके लिए जो सर्कल बनेगा उसमें क्लॉकवाइज सेंस देना है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस देना है? क्लॉकवाइज लिए, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर बनाना है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। तो ये क्या मिल गया? B1 मिला। क्लियर हुआ? B1 जो होगा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं ये सर्कल है, उसका ये रेडियस है और ये टेंजेंट की तरफ है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ कितने एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, उसके पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? दोनों 10 सेंटीमीटर है, 45। अच्छा, अगर यहां से यहां तक ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये पूरा मिला कितना हो गया? 90। तो इसका परपेंडिकुलर जो 90 है इसकी तरफ गया। नहीं समझे? अफान दिक्कत हो गया। इसमें करंट अंदर की तरफ है, फिंगर कर्ल किए। ठीक है, फिंगर कर्ल किए किस सेंस में आया? क्लॉकवाइज सेंस में आया। क्लॉकवाइज सेंस में आया मतलब कि ऐसे सर्कल बनना चाहिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट जो ड्रॉ कीजिएगा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर जरा से देखिए तो इधर ही हो गया ना। ठीक है, तो इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में होगा, B1। क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, ये B1 हम बताएं, B2 तुम लोग बताओ। B2 हाँ, डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। नहीं 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 नहीं, हड़बड़ा के नहीं, आराम से। ठीक है, वो लोग सही बता रहे हैं। इधर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ पे फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे। किधर बनाएंगे? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बनाएंगे तो परपेंडिकुलर मतलब इसके लाइन में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये हुआ B2। क्लियर हुआ? ठीक है, सुजीत दिक्कत नहीं? तो B1 B2 दोनों बन गया, मतलब B1 B2 दोनों का डायरेक्शन दिख गया। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45। ये एंगल कितना होगा? 45। अच्छा, दोनों का एक कंपोनेंट ऐड होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा? कैंसिल होगा। कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा? कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि करंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? μI/2πd। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो होगा B नेट इक्वल टू 2 टाइम्स B1 cos 45 डिग्री। तो 2:2, B1 का वैल्यू क्या है? μI/2πd, cos 45 1/√2। ठीक है, μ0/2π का वैल्यू कितना होगा? तो 2 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, I कितना दिया हुआ है? 10। D कितना है? 10√2 सेंटीमीटर। D मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? 10√2 सेंटीमीटर। तो 10√2 सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻² इंटू 1/√2। अब आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। √2 कितना हो गया? 2। तो ये एक 2 चला गया। ठीक है, तो ऊपर 2 बचा, 10⁻⁻, यहाँ 10 भी कैंसिल हुआ, 10⁻⁻5 यूनिट क्या होगा? टेस्ला। किधर है नेट मैग्नेटिक फील्ड? राइट वर्ड। ठीक है,